नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। तो आपकी जो म्यूचुअल फंड जर्नी में और प्लस इस मार्केट डिक्लाइन में आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। पास्ट परफॉर्मेंसेस आपको पता चल जाएगा कि जब जब मार्केट गिरा है उसके बाद रिकवरी किस तरह से आती है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, मैं उसके ऊपर लिंक छोड़ दूंगा। और पिछले वीडियोस भी आप काफ़ी मेरे इंफॉर्मेटिव रहते हैं, तो आप उन पे भी देखिए। तो आपकी म्यूचुअल फंड की जर्नी आसान हो जाएगी, और आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा। और प्लस मैं अपना पोर्टफोलियो तो शेयर करता रहता हूँ, तो वो भी आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा। तो ओके दोस्तों, ये वीडियो तो उनके लिए है जिनके पोर्टफोलियो में काफ़ी फंड्स है, और जिसमें से बहुत सारे फंड्स अभी परफॉर्म कर नहीं रहे हैं। और आपने किसी के रिकमेंडेशन पे या क्या कहते हैं, किसी को यू नो वीडियोस देख के, यूट्यूबर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख के आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, बट अभी एज ऑफ नाउ आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सारा के सारे पोर्टफोलियो आप जो बनाया आपने, वो ग्रीन से जितना प्रॉफिट कमाया था, ग्रीन से रेड में हो चुका है, और आगे आपको अभी कुछ समझ में नहीं है। तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है। ये एक्चुअली सही वक्त है आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए। नॉन परफॉर्मिंग फंड्स को निकाल के आपको अच्छे फंड्स जो आपके परफॉर्म कर रहे हैं उनमें री इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया मौका अभी ये मिला है। मैं अभी अपने म्यूचुअल फंड्स में के पोर्टफोलियो को ऐसे ही रिजेक्ट करता हूँ कि नॉन परफॉर्मिंग है उनको निकाल के फिर अपने अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स के अंदर। इसी तरह से आपका एक पोर्टफोलियो धीरे धीरे करके ओवर द ईयर्स एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो बन जाएगा। देखिए, ये म्यूचुअल फंड का जो जो पॉपुलैरिटी आई है, इसमें बहुत सारे फंड्स आए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, उन्होंने लोगों को बताया टॉप 5 फंड्स, बेस्ट फंड्स 2024, 2025, 2023। तो हर बार तो बेस्ट फंड्स आपके चेंज होते रहते, तो बंदा क्या करेगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है, हर कोई फंड्स उसने लेके रख लिया। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं मेरी फुटबॉल टीम में सिर्फ रोनाल्डो को के जैसे प्लेयर, जो रोनाल्डो ही सारे ले लूंगा, मेरे 11 के 11 प्लेयर, तो हर कोई जो प्लेयर है, 11 से 11 प्लेयर, उसमें हर कोई गोल मारने की कोशिश करेगा। कोई किसी को पास नहीं करेगा, कोई किसी को डिफेंड नहीं करेगा। गोल जो गोलकीपर का काम कोई नहीं कर पाएगा। तो सारा जो फुटबॉल के ग्राउंड पे पूरा कंफ्यूजन रहेगा। और बिल्कुल भी जो यू नो जो एम से गेम खेलने के लिए गए जीतने का, वो तो हो नहीं पाएगा। तो इसी तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है, आपको इस तरह से आपको बनाना है कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स हो, जो ऐसे फंड्स हो, जो क्लासिक फंड्स हो, जो बेस्ट फंड्स हो, जो आपको आपकी गोल के साथ अलाइन हो रहे हो। और आपको फाइनल आपने एक बार उसको ले लिए, तो उसके बाद आप शांति से बैठे हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए, आपको टेंशन नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड है। तो ये समझ के हम आपका अपना वीडियो आगे करते हैं। तो आपको ये समझना है कि किस तरह से आपको ये पोर्टफोलियो आपका डीक्लटर करना है, कम का साइज इसका साइज कैसे कम करना है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपने ये काम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और कितने फंड्स ज़्यादा फंड्स है, और आपने बहुत ज़्यादा फंड्स ले लिए ऐसे, बोलते हैं आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड्स है। देखिए, कितना ज़्यादा फंड्स कितना है, वो जिसका पोर्टफोलियो है उसको पता है किस तरह से मैनेज करना है। बट फॉर एक सिस्टम सेट करने के लिए आप एक समझ के चलिए कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी 3 से 4 साल हुआ है, 5 साल से कम आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी है, तो आपको 4 से 5 फंड आपके गोल्स के सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है। तो आप डिफरेंट एएमसीज और डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इनको चूज करके, इसका मिक्स एंड मैच करके आपका एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हो। 4 से 5 फंड आपके लिए काफ़ी है। और ये मैं इसके लिए 4 से 5 फंड बोल रहा हूँ, तो क्योंकि ज़्यादा फंड्स एक नए इन्वेस्टर्स को आपको मैनेज करने के लिए भी काफ़ी इशू आ सकता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊँ, तो आप लार्ज कैप में आप एक निप्पॉन लार्ज कैप फंड रख सकते हो। मिड कैप में आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रख सकते हो। स्मॉल कैप में आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड रख सकते हो। और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, ये 4 फंड्स से आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल्स है वो सब इसमें कवर अप हो जाएगा। क्योंकि ये फंड्स नामचीन है, जैसे एक रिलायबल प्लेयर आपने टीम में रख लिया है, और एकदम भी स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं है, काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है, इनका एओएम भी काफ़ी है, और काफ़ी टाइम पुरानी एएमसीज है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी
अच्छा है, एकदम सुपर रिटर्न्स नहीं दे रहे, आपको जो 15-20% रिटर्न्स चाहिए वो आपको एक ठीक ठाक बना के ये फंड्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इनिशियल जो न्यू इन्वेस्टर्स है जिनका इन्वेस्टमेंट जर्नी 5 साल से कम है। और एज अ न्यू इन्वेस्टर्स आपको चीज़ें काफ़ी सिंपल रखनी है कि आपने फंड सिलेक्ट कर लिए, आपने अपने SIP सेट कर ली और बस उसको रिलीजियसली SIP को डिसिप्लिन से उसको बैंक से कटने दो और बस उसमें ज़्यादा कुछ और एक्स्ट्रा कुछ हाई फाई करने की ज़रूरत नहीं है, ना लमसम और ये सब, वो सब आगे धीरे धीरे जाके जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, मार्केट साइकिल्स का आपको आइडिया आ जाएगा, उसके बाद वो धीरे धीरे आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। बट इनिशियली जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है आप उसको बेसिक सिंपल रखो, आपने अच्छे फंड्स लेके रख लिए और बस आपको ये करना है कि आपको उसके अंदर पैसे नियमित तरीके से जाने चाहिए। ठीक है, ओके। तो सर फिर इसके बाद आता है जिनके इन्वेस्टमेंट की जर्नी 5 साल के ऊपर हो चुकी है और उनको काफ़ी आइडिया आ चुका है कि 5 साल में उन्होंने एक दो मार्केट फॉल्स देख लिए। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अप टू आप, मैं बोल सकता हूँ 8 से 9 फंड या 8 से 10 फंड आप रख सकते हो, बट आपके गोल्स उसके साथ मैच होने चाहिए और आपका जो फंड्स है एक ही AMC के सारे होने नहीं चाहिए कि, और एक ही फंड मैनेजर के पास भी सारे होने नहीं चाहिए, तो आपको उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके आपको रखना पड़ेगा। एंड आपको आपके जो फंड्स, आप जितने भी आपने फंड्स लिए वो आपके गोल के साथ मैच होने चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ कि एक छोटी कंपनी में आपके पास 3-4 ही बंदे, आपने स्टार्ट की कंपनी, उसके बाद जैसे आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े और आपने कंपनी को एक्सपैंड किया तो आपको और बंदे लगती है तो थोड़ा थोड़ा और दूसरा काम करने के लिए कि ये आपके 4 बंदे जो स्टार्टिंग में थे वो कोई और रोल में चले गए और अब फिर उनकी जगह किसी और ने फिलअप कर थे। तो इसी तरह से आपका जो म्यूचुअल फंड का जो ये पोर्टफोलियो है आपको उस तरह से फिलर्स आपको भरने पड़ेंगे ताकि आपका जो मेन जो 4 बंदे वो मेन कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे और बाकी जो काम है किसी और कोई और करे। तो इसी तरह से आपके आपके पोर्टफोलियो को आपको बनाना है। ठीक है, अप टू 8 to 10 पोर्ट जो है आपका, इससे जो सीजन इन्वेस्टर्स है उनके लिए ये एक अच्छा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो मैं उसी तरह से ही फॉलो करते करते अब मेरे जो इतने फंड्स है, आगे मैं बताऊंगा कि मेरे इतने फंड्स क्यों रखे हुए मैंने। ठीक है, तो ये एक बात आप ध्यान रखिए, जिनके पोर्टफोलियो या जिनके इन्वेस्टमेंट्स 5 साल से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए 8 से 10 फंड रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए मैनेज करना का मैनेज भी कर सकते हैं इसलिए क्योंकि उनका ऑलरेडी 5 साल की जर्नी हो चुकी है, उनको पता है और उनके बेस्ट फंड्स उसके अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके जो कोर फोलियो आपने 5 साल से बनाया है, उसके बाद आपको लगा कि आप मेन पोर्टफोलियो तो आपने उसमें डिफेंस का थीमेटिक वाला फंड ऐड कर लिया, तो आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला फंड ऐड कर लिया, तो आपको ने वो चीज़ को ट्राई करने के लिए लेके आप 3-4 फंड्स और ऐड कर सकते हो, तो आपके जो मेन पोर्टफोलियो को ये बूस्ट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिनके 5 साल पूरे हो चुके हैं वो 8 से 10 फंड रख सकते हैं। ठीक है, और एक बात कि जब आपके पास इतने सारे फंड है तो किसी भी AMC में आप मैक्सिमम 25% से ऊपर ज़्यादा पैसा मत लगाइए, तो आपको डाइवर्सिफाई करके आपके फंड्स को रखना है। तो इतना बात ध्यान रखिए कि किसी भी एक ही फंड में अपने 50% रखे और बाकी सब फंड्स में थोड़े थोड़े फंड है, प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कीजिए कि अगर कि ये नहीं परफॉर्म करेगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक आइडिया रहता है, तो सीजन इन्वेस्टर्स है उसको ये सब पता होता है। ठीक है, तो बट जो नए इन्वेस्टर्स है वो उनको ये आइडिया होता नहीं, इसलिए उनको 4 से 5 फंड में आपको टिके रहना है। और अभी जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सर आपके पास तो 10-12 से ज़्यादा फंड है, 14 फंड है, तो देखिए जिनका पोर्टफोलियो करोड़ के ऊपर है ना, करोड़ में है, जिनका पोर्टफोलियो करोड़ में जा चुका है, उनको कि इतने फंड्स की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि उनके गोल्स, कोर पोर्टफोलियो कहीं और कुछ और कर रहा है काम, और कुछ बाकी चीज़ें, कुछ और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो भी उन्होंने बना के रखा है ताकि मार्केट की जो साइकिल को कैप्चर करने के लिए, कभी जिस तरह डिफेंस की साइकिल चल रही तो उसके अंदर डिफेंस का कोई फंड ले लिया 1 साल के लिए, उसके अंदर प्रॉफिट आ गया तो वो निकाल लिया। तो जैसे जैसे आपका आपकी अमाउंट बढ़ी है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि जिनके 5 साल, तो आपकी कंपनी में आपकी पोजीशन अभी बढ़ गई है और आपने आपकी कंपनी अभी जो स्मॉल कैप थी पहले आपने उसको मिड कैप वाली बना दिया, अभी आपकी कंपनी लार्ज कैप बन गई है। तो जो आपके जो टॉप वाले जो ऊपर चले गए उनके नीचे वाले आपको तो और भी चीज़ें आप चाहिए, बट ये है कि जो भी प्लेयर आप अंदर ले रहे हो, फंड अंदर ले रहे हो, वो आपके काम का होना चाहिए।
ऐसे नहीं कि वो आपके जो पूरे पोर्टफोलियो को एक वैल्यू लेके आना चाहिए कि भाई मैं इस फंड्स को लेने से मेरे कहीं पे मेरी कमी कमी पूरी हो रही है कि नहीं। तो ये सोच के आपको जो जिनके पोर्टफोलियो करोड़ के ऊपर है वो ये 10 के ऊपर भी फंड्स रख सकते हैं। डिफरेंट एएमसीज, डिफरेंट स्टाइल्स वाले फंड्स, डिफरेंट मैनेजर्स वाले फंड, जो डिफरेंट सेम फंड मैनेजर्स के पास फंड नहीं है, तो ये वो जिनके अमाउंट ज़्यादा है वही सब ये यू नो इतने फंड्स रख सकते हैं। तो और ये जितने भी फंड्स आपने रखे वो आपके काम के सारे फंड्स है कि ऐसे नहीं मैंने इसको इस के लिए ले लिया और फिर मेरा कुछ काम का नहीं। अगर आपने देखा होगा मेरे पास कुछ काफ़ी फंड्स एसआईपी मेरी 8 से 9 फंड्स के अंदर ही चल रही है, बट बाकी के जो एक्स्ट्रा फंड्स थे वो लमसम में थे और टाइम टू टाइम में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अभी जैसे दिसंबर में मैंने क्वांट एक्टिव फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जा रहा था। उस वक्त मेरे को उस वक्त मुझे, ये मुंबई की लैंग्वेज है तो थोड़ा संभाल के ले लो, तो उस वक्त मुझे वाइफ के लिए गाड़ी भी लेनी थी, तो मैंने उस फंड को सीधा निकाल लिया। सीधे पैसे स्ट्रेट 7 लाख 4-5 लाख इन्वेस्टेड थे, 6 लाख से कुछ इन्वेस्टेड है, 4 लाख का प्रॉफिट था, 10 लाख की गाड़ी ले ली। तो इस तरह से जिनके पोर्टफोलियो बड़े होते हैं तो वो इस तरह से प्लान करते हैं कि भाई एसआईपी वाली जो आपकी कमाई है, एसआईपी वाली जो आपका पोर्टफोलियो है उसको टच नहीं होगा। आपने बीच बीच में कुछ ऐसे फंड्स लेके रखे हुए हैं जो आपकी बीच के कोई गोल्स है उनको आप कंप्लीट कर रहे हो, और आपका पोर्टफोलियो भी जैसे आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद मेरा पोर्टफोलियो और कम होता जाएगा और वो 10 तक आ जाएगा और फिर 10 तक के आसपास ही वो घूमता रहेगा। अभी भी 14 है, 2 निकलेंगे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस नीचे आ चुका है, देखा है मैंने, और वो निकल जाएंगे क्योंकि इस तरह से मैं अपना जर्नी कंटिन्यू करते आया हूँ और प्रॉफिटेबल में हूँ। तो कोई भी मुझे बोलता है कि यार आपके पास को बहुत ज़्यादा फंड है तो उससे मुझे बॉदर होता नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाउन साइज कर सकते हो और किस तरह से जो नॉन परफॉर्मिंग फंड्स है आप उनको आउट कर सकते हो, या पोर्टफोलियो को आप किस तरह छोटा कर सकते हो जिनका पोर्टफोलियो में काफ़ी फंड्स हो चुके हैं और उसमें से परफॉर्म कर रहे हैं फंड्स, कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे। तो देखिए सबसे पहले जो न्यू इन्वेस्टर्स जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए, आप आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी थीमेटिक फंड है, सेक्टोरल फंड है, आप इनको आपके पोर्टफोलियो से सीधे सीधे बाहर कर दीजिए। ये फंड्स आपके लिए नहीं है, ये साइक्लिक फंड्स होते हैं, काफ़ी रिस्की फंड्स है। एक नया इन्वेस्टर इसको समझ नहीं पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फंड्स चलने के बाद वो दौड़ जाते हैं, उसके बाद हमको रियलाइज़ होता है अरे ये फंड तो अच्छा भाग रहा है, बट तब तक उसका साइकिल ख़त्म हो चुका है जब हम एंट्री करते हैं और फिर वो फंड फॉर्म करता नहीं है। तो ऐसे फंड्स आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, अगर उन्होंने प्रॉफिट आपको दिया हुआ है तो उनसे एग्जिट कर लीजिए, और जो डाइवर्सिफाई फंड्स है उनमें वो पैसा आप ट्रांसफ़र री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखिए अगर आपने जस्ट आपकी जर्नी शुरू की है, आपके पास एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप है और 1 साल ही हुआ है, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 साल तो देना पड़ेगा किसी भी फंड को उसका परफॉर्मेंस जज करने के लिए। तो 2 फैक्टर्स तो मैंने अभी आपको बता दीजिए ये नए इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी, और तीसरा एक चीज़ है कि आपको आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप हमेशा चेक करना है कि आप अगर एक कैटेगरी के 2 फंड्स पिकअप कर रहे हो जैसे लार्ज कैप में, तो आपको उसका श्योर शॉट आपको ओवरलैप रहेगा, क्योंकि लार्ज कैप में कंपनी है कि निफ्टी 50 में जितनी कंपनी है वो ऑलमोस्ट सभी लार्ज कैप फंड्स के पास होती है। तो जनरली आपको एक ही लार्ज कैप का मैं सजेशन जनरली देता हूँ। तो सिंगल लार्ज कैप रहेगा तो आपको एटलीस्ट 3 साल तो देना पड़ेगा आपके फंड को जज करने के लिए बिफोर आप उसको पोर्टफोलियो से आउट कर सकते हो। मिड कैप्स में तो आपके पास उतनी ज़्यादा कंपनीज है तो ओवरलैप का जो फैक्टर है परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहेगा। इवन इन स्मॉल कैप्स में आप 4 या 5 फंड्स भी पब्लिक रखती है, 3 फंड, तब भी ओवरलैप उतना होता नहीं है। मिनिमम 30%, 25% से लेकर 30% तक ओवरलैप इज ओके, उसके ऊपर का ओवरलैप इज नॉट गुड तो ये एक सिंपल सा एक छोटा रेशियो है, उसको आप समझ लीजिए। तो एक तो हो गया कि आपके सेक्टोरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स को आपको आउट करना है। सेकंड, आपको एटलीस्ट 3 साल देने हैं आपको फंड्स को कि चेक करने के लिए कि भाई इनका परफॉर्मेंस किस तरह से जा रहा है। अगर आपके ऑलरेडी फंड्स के 3 साल हो चुके हैं और
आपने एक अप साइकिल देख लिया, एक डाउन साइकिल अभी आपका चल रहा है, उसमें आपने देखा कि आपका जो फंड्स समझो 2 मिड कैप्स अपने के पास है और उसमें से एक फंड कम गिर रहा है और एक फंड काफ़ी ज़्यादा ही वोलेटाइल है, वो ज़्यादा ज़्यादा नीचे जा रहा है। उस फंड के कंपैरिजन में दोनों की एसआईपी आपकी सिमिलर एसआईपी चल रही है, तो आपको जो फंड जो ज़्यादा डाउन साइड में जा रहा है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि यस, ये फंड मेरे पोर्टफोलियो और मेरे गोल के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो आपको उसको आउट कर देना चाहिए। सिमिलरली विद द स्मॉल कैप्स, तो आपको देखेंगे कि आपके 4 स्मॉल कैप में से कोई एक स्मॉल कैप होगा जो बहुत बढ़िया, जिसका डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत बढ़िया है, जो इतने मार्केट फॉल में भी कम गिरता है। तो आपको आइडिया है कि एक फंड बहुत काफ़ी नीचे गिरा है, एक फंड थोड़ा सा उससे बेटर परफॉर्म है, और तीसरा उससे बेटर है, चौथा उससे बेटर परफॉर्म है, बट चारों के चारों गिरे हुए। तो उसमें से एक फंड आपने देखा होगा, एक दो फंड की भाई ये 2 फंड को हमको मुझे निकाल। तो ऐसे करके ही मैंने मेरे जो एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और परक पारिक, ये 4 फंड जो मेरे कोर पोर्टफोलियो के अंदर है। और ये इस वजह से मैंने इनको 2020 के जो फॉल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये फंड से कम गिरते हैं, और फिर जब मार्केट ऊपर आएगा तब ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 15 से 20% के आप रैशनल पे चलिए, आप ज़्यादा हाई फाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि इतने परसेंटेज मिलेगा। 15% भी 15% ही मैं ज़्यादा, 20% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। 15 16 17% भी अगर आपको आपकी 10 15 20 साल की जर्नी में एवरी ईयर आपका बढ़ता गया, तब भी आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये है आपके 3 पॉइंट्स प्लस। ये ऊपर से आपके पास कोई ऐसे फंड्स है जो जस्ट आपने लेके रखे हुए, जिनमें आपकी 1000 की एसआईपी जा रही है, जबकि आप 25,000 की आपकी एसआईपी है, उसमें से आप किसी फंड में सिर्फ 1000 डाल रहे हो, तो ऐसे फंड का कुछ फायदा नहीं है। वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, वो अगर उसका कुछ फायदा ही नहीं। तो जो फंड्स में आपको बेस्ट लग रहे हैं, 4 या 5 फंड, उनको पकड़ के एज अ न्यू इन्वेस्टर उनमें चलिए। जो सीजन इन्वेस्टर्स है उनको पता है किस तरह से अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। उनके कोर पोर्टफोलियो होते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला कि मेरे 4 या 8, मेरे पहले भी बोला कि 7 8 फंड्स हैं जिनमें एसआईपी चल रही है, उनको टच करता ही नहीं हूँ मैं। बाकी 7 to 8 फंड्स है जिनको अगर मुझे पैसा चाहिए तो वही से निकलता जाएगा। तो आपकी जो मेन पोर्टफोलियो जो है वो हमेशा चलता रहेगा। आपने इन बिटवीन जब मार्केट साइकिल देखा कि जब ये एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा जब आप 5 6 साल मार्केट में गुजारोगे कि भाई अभी डिफेंस का सेक्टर चलेगा तो मैं उसी के टाइम में मैंने लमसम 1 लाख कर दिया, या मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर चलेगा उसी टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 लाख। वो 1 लाख के जब आपने 1 साल के बाद देखा कि 1 लाख के 1.25 लाख हो गए, 1 लाख के 1,30,000 और 30% का रिटर्न आ गया, तो आपको आइडिया है कि ये मेरा अभी वो पैसा आपको जब चाहिए था आपने वो निकाल लिए उस तरह से। तो आपकी जो एसआईपी जो चल रही है वहाँ पे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहाँ पे वो फंड्स आपके चलते जा रहे हैं, वहाँ पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगता जाएगा। आपको जो भी फंड्स चाहिए, गोल बेस 3 साल के बाद गाड़ी लेनी है, कुछ लेना है, तो आपने अलग से फिर इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी 5 साल के इन्वेस्टमेंट्स आपके होने के बाद, जब आपको एज आप एक सीजन इन्वेस्टर बनते हो। धीरे धीरे करके आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से आपका पोर्टफोलियो आपको मैनेज करना है। बट होपफुली ये वीडियो आपको मदद करेगा। तो ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, तो इसको आप फॉलो करके एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो आपका गोल्स बेस्ड पोर्टफोलियो होगा, और आप उसको मैनेज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास 15 20 30 40 फंड्स आपने लेके रख लिए और फिर पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। इनिशियली में पोर्टफोलियो को छोटा रखिए, धीरे धीरे करके बाद में उसको आप बढ़ा सकते हो। देखिए, म्यूचुअल फंड की जो जर्नी है या इन्वेस्टमेंट की जर्नी है काफ़ी बोरिंग है। तो आपको इसको एक सोच के चलो कि मैं एक बस में बैठा हूँ, तो मुझे मंजिल तक मुझे पहुँचना है। अब कितने बीच में खड्डे आ रहे हैं, ड्राइवर चेंज हो रहा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आपने एक बार टिकट निकाल ली है, आपको उस जर्नी को किस तरह से कंप्लीट करना है, मंजिल को आपको पाना है, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए, हो सकता है कि आपको बढ़िया ड्राइवर मिल जाए, आप जिस रोड पे जा रहे हो बहुत बढ़िया रोड हो, और आप जो आपकी जो जर्नी है 12 घंटे की जर्नी है, आप बस में बैठ के जा रहे हो, 16 घंटे की जर्नी है सोचो, और ड्राइवर बढ़िया मिला है, अच्छे से गाड़ी चला रहा है, सेफली गाड़ी चला रहा है, बढ़िया, आपको बस भी बढ़िया मिल गई, आपको ट्रैवल वाली बस भी जो थी बढ़िया मिली, और आप वहाँ पे 3 4 घंटे पहले पहुँच गए। तो आपको क्या करना है ऐसे टाइम में कि ये बेसिकली
आप इसको अलाइन करिए अपने गोल के साथ, कि कंपैरिजन कर लीजिए कि अगर आपका गोल जल्दी ही पहुंच रहा है, जो आप 10 साल में आपने प्लान की थी कि मुझे 10 साल में एक गाड़ी लेने के लिए या 10 साल में मैं अपना घर लेने वाला हूँ और इतना पैसा मुझे 10 साल में चाहिए, तो अगर वो आपको 8 साल में, बिकॉज मार्केट्स हैव डन, आपने लोअर एंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की, जब भी मार्केट डिप्स वो अपने पैसे डालते गए, और आपका जो गोल है इंस्टेड ऑफ 10 ईयर्स इट इज कमिंग टू 8 ईयर्स। जैसे ही आपका गोल का जो अमाउंट आपने प्लान किया था आपको आपके पोर्टफोलियो में दिख गया, आपको वो पोर्टफोलियो निकाल लेना चाहिए, विड्रॉ दैट मनी एंड यूज इट फॉर द गोल। आपने घर के लिए लोन के लिए लिया है, जैसे भी हो, आपने गाड़ी के लिए प्लान किया था, आपने फॉरेन ट्रिप के लिए प्लान किया था, वॉट एवर इज द गोल, वो आपको अगर लग रहा है, गेट दैट ट्रिप, गेट दैट कार, और गेट दैट होम लोन, और गेट दैट, मतलब जो घर है, ज़मीन खरीदनी, जो भी है, उसको पैसा निकाल लीजिए, जो गोल था उसको कंप्लीट कर लीजिए। लालच बुरी बला है, ये सोच के चलो कि यार यार मार्केट अभी और हो सकता है ऊपर चला जाए, बट ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता नहीं है। जब भी हम सोचते हैं उस टाइम साला मार्केट नीचे चला जाता है, जो पैसा हमको निकालना चाहिए तो हम निकाल नहीं पाते, और फिर और हम 2-3 साल के लिए अटक जाते हैं, अपने गोल की फिर पूरी लग गई। तो लालच मत करना, गोल पूरा दिख रहा है, हो रहा है, पैसा निकाल के सेफर इन्वेस्टमेंट्स के रख दो। अगर हो सकता है कि आपका 2-3 महीने के बाद गोल आपका आने वाला है, बट आपको लग रहा है पैसा आ गया, निकाल लो, बैंक के अंदर रख दो 10। दूसरी बात यह है कि आपका जो गोल जल्दी खत्म मतलब नहीं हो रहा है, आपका गोल 1-2 साल लेट खत्म हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आपका SIP कंटिन्यू करो। आपको मार्केट हो सकता है कि आपको मार्केट से साथ नहीं दिया और 1-2 साल, तो ये सोचिए कि जितना भी आपने टाइम अंदर दे रहे हैं मार्केट में, कंपाउंडिंग होगा। आप आपका SIP कंटिन्यू कर रहे हो, अगर आपका थोड़ा कुछ एडिशनल फंड्स है आप डालते जा रहे हो, जब भी मार्केट ऊपर आएगा तो आपका गोल जो 10 साल का है तो आपको ज़्यादा ही पैसा मिलेगा। तो ये सोच के आपको आपका ये जर्नी शुरू रखना है, ठीक है। और हो सकता है कि आपका इन द बीच की जर्नी में आपको लगे कि आपको जो अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए था वो आपको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया, बाकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए, गाड़ी की प्राइस बढ़ गई, या कुछ फीस बच्चों की बढ़ गई और एजुकेशन के लिए आपने, बट शादी का खर्चा बढ़ गया, तो आपने सोचा कि यार मैंने तो इतने प्लान किए थे बट मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बट तो आपको आइडिया आ जाएगा इन बिटवीन द आपका जर्नी की, यार मुझे 4-5 लाख या 10 लाख और चाहिए होंगे, तो मुझे, तो आपको तभी प्लान करके आपका SIP बढ़ाना पड़ेगा। आपको जहाँ पे लमसम करके मार्केट डिप्स में लमसम करके आपको आपका इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। स्टेप अप कीजिए अपने SIP को 5 से 10% एन्युअली, वो तो एक जनरल स्टैंडर्ड है ही, 5 से 10% अपने स्टेप अप करते जाइए SIP को, तो आपका गोल जो अमाउंट एक्स्ट्रा जो चाहिए वो आपको कंप्लाई हो जाएगा। और इन केस आपका गोल आपका जो टाइमलाइन डिक्रीज हो जाता है, कि आपको जो अमाउंट आपको चाहिए था वो अभी आपको उतना अमाउंट लग नहीं रही है, आपने सोचा होगा कि आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए 15-20 लाख रुपए चाहिए, बट हो सकता है कि आपके जो बच्चा है उसने स्कॉलरशिप निकाल ली और आपको सिर्फ अभी 10 लाख रुपए ही चाहिए। तो आपको करना क्या है, जैसे आपका 10 लाख आपने अचीव कर लिया है वहाँ पे, बट आपका टारगेट था 20 लाख का, और आपके और 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट बाकी है, आपको जो 10 लाख जो आपको चाहिए आपको निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि लालच बुरी वाला, जैसे मैंने पहले कहा, और उस पैसे को आप FD में या वहीं पे शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका 10 लाख आपको जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। अगर वहाँ पे समझो आपका 11 लाख 12 लाख रुपए हो गए हो, तो आपको 10 लाख रुपए निकाल लीजिए, 2 लाख रुपए रख लीजिए, बट आपका जो टारगेट के लिए आपने 10 लाख रुपए चाहिए थे, क्योंकि 10 लाख बच्चे ने स्कॉलरशिप में करके बचा लिए आपके, और 10 लाख आप है उसको शिफ्ट करके रख दीजिए। तो ये बात ध्यान में रखिए, लालच बुरी बला है, और मार्केट कभी भी बुरी तरह पटकता है, ये आपने अभी इस मार्केट साइकिल में देखा होगा। तो इसमें लालच नहीं करने का, आपका अगर गोल बेस्ड सब कुछ फाइनेंशियल प्लान्स करो, बैठो घर पे, आपकी वाइफ के साथ बैठो अगर वो भी वर्किंग वूमन है,
एंड देन प्लान एंड देन गो एज पर द प्लान, एज पर द गोल, तभी आपका इस जर्नी पूरा सक्सेस होगा। मेरी इस जर्नी में मेरी वाइफ का काफ़ी हाथ है। इवन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो खर्चे कम करना घर में और डिसिप्लिन्ड वे में लाइफ को सेट करना, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं यहाँ पे प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे से घर से कोई टेंशन नहीं है। तो यस, तो बैठिए वाइफ के साथ, आपकी फैमिली साथ, सिंगल हो तो प्लान कीजिए, गोल बनाइए, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए डिसिप्लिन वे में SIP डिप्स ऑन, जब अगर एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है तो उसको मार्केट में लमसम करिए डिप्स में। लमसम भी एक साथ नहीं, जैसे मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, धीरे 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 करके ओवर द पीरियड, तब जाके आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपका पोर्टफोलियोज में कुछ इश्यूज है ज़रूर कमेंट कीजिए। पोर्टफोलियोज आप भेज सकते हो, मैं जनरली कमेंट आपको बता देता हूँ, बट दिस इज़ हाउ द पोर्टफोलियो आपको रिजिक करना है। अगर वीडियो लंबा रहे तो थोड़ा माफ़ करना, बट काफ़ी एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।